बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के सिलसिले का दूसरा लेक्चर कर रहे हैं एंड इन दिस वी विल बी डूइंग सम इलस्ट्रेशंस एंड प्रॉब्लम्स एंड फर्दर अंडरस्टैंड आवर टॉपिक। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर process and in this I have included a few slides for the revision purpose, and this is overview. You have already seen it in the previous lecture. There are different topics which are written, definitions and classification of non-current assets as held for sale, measurement, scope of that measurement requirement, then was the impairment losses, and finally presentation of the non-current assets and discontinued operations. Then would be presentation and disclosure of the discontinued operations. And today's topic will mainly concentrate on the presentation and disclosure of the discontinued operations, and the illustrations will belong to the same topic. So first I will be revising a few slides for the discontinued operations. IFRS 5 defines the discontinued operations as a component of an entity that either has been disposed of or is classified as held for sale. तो ये जैसे कि हम पहले भी इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा हिस्सा कि जो कि फरोख्त हो चुका है या उसको क्लासिफाई कर लिया है हेल्ड फॉर सेल, और you are already familiar with the concept how we consider or classify an asset to be considered as held for sale. इसका क्राइटेरिया होता है, इसकी मेजरमेंट होती है एंड सो ऑन। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के बारे में 3 पॉइंट्स मजीद हैं कि ये दैट रिप्रेजेंट्स ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। ऐसा हो सकता है कि ये कोई उसी ऑर्गेनाइजेशन की एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो, और ये भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लान बना रही है कि अपनी किसी ख़ास मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करे, उसके लिए एक प्लान बना के उसने रखा हुआ है, इसका वो हिस्सा हो सकता है ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। और फाइनली उसने एक सब्सिडरी परचेज की हुई हो और उसका मकसद भी यही, ख़ास मकसद यही हो कि उसको दोबारा से सेल कर दिया जाए। सो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में एक क्या हम इसको दोबारा से एक छोटी सी स्टेटमेंट है, a component of an entity comprises operations and cash flows that can be clearly distinguished from the rest of the entity. So आखिरी पॉइंट, फाइनल पॉइंट इसके ऊपर ये है कि इसको आसानी के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये अपने कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से वाज़े तौर पे जुदा सेपरेट एक एंटिटी का एक हिस्सा होता है और उसका एक पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसको कंपनी के दूसरे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जुदागाना तौर पे समझा जा सकता है। जैसे कि द वर्ड इज क्लियर दैट वन ऑफ बिजनेस इज कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, which is going on operations, which is a going concern, as you are familiar with the basic accounting concept of going concern and continuing concern, and this is the opposite to the going and continuing concerns. The word is discontinued operations. So finally, in this slide, IFRS requires that entities should present and disclose information that enables users of the financial statements to evaluate the effects of discontinued operations. So इस तरीके से जो है IFRS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है कि जो चीज़ आपने ख़त्म कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया बिजनेस के पार्ट को, उसको वाज़े तौर पे शो करना है कि जी ये हमारा बिजनेस का हिस्सा जो है डिसकंटिन्यू हो गया है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने वालों को अच्छे तरीके से पता चल जाए कि बिजनेस की क्या सूरत हाल है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच इज़ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये सारी चीज़ें रिवाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे हमारी इलस्ट्रेशन एंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये रिवाइज हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें
डिस्क्लोज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट concept in the financial reporting. So with regards to the discontinued operations, the organization should disclose a single amount in the statement of comprehensive income comprising the total of, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ऊपर उसके फेस पे सिर्फ एक वैल्यू, जैसे कि अब थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह एक इलस्ट्रेशन में देखेंगे कि वो एक सिंगल वैल्यू कैसे हो सकती है, और वो सिंगल वैल्यू कंप्राइजेस ऑफ इन मेनली तीन चीज़ों का टोटल उसमें हो सकता है। उसकी डिटेल्स एक बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मेनली इन तीन चीज़ों का उसमें होना ज़रूरी है। उसमें एक चीज़ शामिल है पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जिसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, उस एक अलग से हिस्से का, उस कंपोनेंट का, उस पार्ट का जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो नंबर 2 गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स विच कॉन्स्टिट्यूट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। पहले पॉइंट में बात हुई थी उसके रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के नतीजे में पैदा होने वाला प्रॉफिट, ठीक है, जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, वो वाला प्रॉफिट। और ये कौन सा है, गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो ये आपके एसेट्स जो कि आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इस बिजनेस को, फॉर एग्जांपल उसमें आपका प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, उसको फरोख्त करने पे, यानी कि आपके फिक्स एसेट्स को फरोख्त करने पे जो आपको गेन और लॉस हुआ, तो ये वाला भी इसमें शामिल होगा। और तीसरी चीज़ उसी तरीके से बहुत अहम कि पोस्ट टैक्स गेन और लॉस फ्रॉम एडजस्टमेंट इन द वैल्यू फ्रॉम कैरिंग वैल्यू टू फेयर वैल्यू। और इसी दौरान में कोई भी एसेट्स जो हैं जो कि उसमें वैल्यू में चेंज आई है कैरिंग वैल्यू के मुकाबले में, फेयर वैल्यू के ज़रिए आपने जब उसकी एडजस्टमेंट की, तो उस पोस्ट टैक्स गेन और लॉस को भी एडजस्ट करना है। अब इससे पहले कि हम एक स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन, तो उस इलस्ट्रेशन में हमने जो कुछ प्रेजेंट करना है, जिस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो हमें जो है पता होना चाहिए। तो इसमें आपके सामने एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नज़र आ रही है, जो कि एक सिंगल एंटिटी की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है मोस्ट लाइकली। तो उसमें ये कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए, ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि उस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से कर दिए गए हैं, एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस गोइंग कंसर्न, और दूसरा हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जिसको हम ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। So as usual, there is nothing new in the continuing operations. Revenue, sales revenue, cost of sales, gross profit, distribution cost, administrative expenses, profit from operations. यहाँ पे एक रुकते रुकते एक बात बताता चलूँ कि आपके सामने इधर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है आप वाकिफ़ हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, और बड़े अरसे से आप इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते चले जाते हैं। जब कभी एक आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से इसके टर्मिनोलॉजी से परेशान नहीं होएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जो है मार्केटिंग मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इधर ही आते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इधर ही आती है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेटिंग इनकम आ गई, उसके बाद फिर अदर इनकम्स और एक्सपेंसेस की जगह आ गई, इन्वेस्टमेंट इनकम को ऐड किया, फाइनेंस कॉस्ट को माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इनकम टैक्स माइनस किया, और फिर हमारा प्रॉफिट फ्रॉम फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ गया। अब प्रीवियस स्लाइड में जो मैं बार बार आपसे एक बात कर रहा था कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को हम एक जब देखेंगे प्रेजेंटेशन में, इलस्ट्रेशन में, तो फिर बात वाज़ेह होगी। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का एक आप हेडिंग दिया गया है, और इस हेडिंग में सिर्फ एक वैल्यू नज़र आ रही है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और उसके सामने एक वैल्यू है, क्रॉस लगा हुआ है, और अगर वो प्रॉफिट है तो उसको ऊपर दिए गए कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाली वैल्यू के अंदर इसको ऐड करेंगे, और इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सपोज कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इज
like 60, and profit for the period from discontinued operations is 20, then total profit for the period is 80. अब एक चीज़ आप देखें कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वाली लाइन में उसके एंड पे लिखा हुआ है सी नोट, और नोट के ऊपर एक एस्टेरिक साइन है और नीचे जाके उस नोट में लिखा हुआ है कि एडिशनल डिस्क्लोजर वुड बी प्रोवाइडेड इन द नोट्स टू द अकाउंट्स। तो जैसे कि आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड में नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं, उसके अंदर ये डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगी। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट के अंदर आप अगर उसे देखेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगी जी। तो अब हम आते हैं अपनी इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन जो है आपको पीछे पड़े गए तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगी। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की इलस्ट्रेशन है। Echo is an entity that operates with three divisions A, B and C during the year ended 31st March 2001. डिवीजन B closed। तो 3 डिवीजन में से डिवीजन B को क्लोज कर दिया गया। जहन में रखिए, अभी हम टॉपिक पढ़ के हटे हैं, तमाम कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की तमाम कंडीशन, यानी कि बी जो है एक वाज़े तौर पे एक सेपरेट चीज़ है, सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, ये आइडेंटिफाइबल है, तो लिहाजा इसको चीज़ को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द एको एज एट 31st March 2001 आर शोन बिलो। आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रायल बैलेंस तो ऐसा नहीं होता भाई। ट्रायल बैलेंस, दिस इज अ कंडेंस्ड ट्रायल बैलेंस। असल ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी एक सहूलत की खातर आपको एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए दिस इज अ कंडेंस्ड ट्रायल बैलेंस। सेल्स रेवेन्यू ऑफ ए एंड सी, इसमें आप ज़रा गौर कीजिएगा कि कंटिन्यूइंग जो डिवीजन्स हैं उनको डिसकंटिन्यूड डिवीजन से सेपरेट करके सारा डाटा दिखाया गया है। तो इसमें जो है सेल्स रेवेन्यू ऑफ द डिवीजन ए एंड सी अलग है, डिवीजन बी विच इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड इज सेपरेट, operating expenses of the continuing division is separate, and that of discontinued division B is written separately. Finance cost is mentioned and income tax is mentioned clearly. Okay, now we come to the income tax charge for the year is made up of a charge of 200,000 on continuing operations and 25,000 for discontinued activities. So this has also been bifurcated, and a loss of $50,000 was also incurred on the disposal of assets belonging to division B, and $80,000 was spent on the restructuring division A and C following the termination of division B. यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़े करता जाऊँ, what is restructuring cost। ये नॉर्मली जब कभी आप ये वाला सिनेरियो देखते हैं जिसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाली बात होती है, तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट लाजमी आती है। तो ये ज़रा जहन नशीन कर लीजिए कि इसमें क्या क्या कॉस्ट शामिल हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो होती हैं वो वन टाइम होती हैं मोस्टली, ऐसा जब सिनेरियो पेश आता है। तो इसका असल मकसद तो यही होता है कि इसके ज़रिए प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट किया जाता है। इसके ज़रिए प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट ही होती है लॉन्ग टर्म में, बट लेकिन जिस वक्त इनको किया जाता है उस वक्त जो है वो उस वक्त तो एक खर्चा आता ही है। तो मिसाल के तौर पे इसके अंदर क्या क्या चीज़ कॉस्ट शामिल होती हैं, इसमें अब एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सिचुएशन से ही वाज़ेह है कि जब डिवीजन बी को क्लोज करेंगे तो उसके एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ेगा। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं कि उस डिवीजन बी को जिसको क्लोज किया जा रहा है अपनी बकाया ए एंड सी में किसी ना किसी तरीके से एब्जॉर्ब किया जाए। जो इम्पोर्टेंट बंदे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, मोस्ट वैल्यूएबल पीपल हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, लेकिन स्टिल ले ऑफ करना पड़ जाता है। तो उनको ले ऑफ करने के दौरान उनको कुछ देना दिलाना पड़ता है, दैट दिस इज़ अ पेमेंट, समटाइम्स इट इज़ अ ह्यूज पेमेंट। सो क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ये पॉइंट भी होता है, जिसको आप क्लोज कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को क्लोज भी करना पड़ता है, उसके अंदर भी कुछ कॉस्ट आ सकती हैं। तो कॉस्ट क्या हो सकती हैं, ऑब्वियसली उसको जब आपने ख़त्म करना है, उसको तोड़ना है, अलग करना है, तो उसमें जो है वो आपने उसको किसी हालत में लेके आना है कि उसको दोबारा से सेल आउट किया जा सके, उस पर भी खर्चा आ जाता है। देन यू आर गोइंग टू
relocate a production facility, इसके दौरान पॉसिबल है कि शायद किसी मामले में आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी किसी नई जगह पे ले जाना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक मरतबा का ये खर्चा होता है और उसमें, लेकिन ये फ्यूचर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सारा ये डाटा पढ़ने के बाद रिक्वायर्ड है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड 31 March 2001 complying with IAS 1 revised, which is presentation of financial statements and IFRS discontinued operations. So you have to comply with two standards. One is IAS 1 and the other one IFRS 5. So very interesting. तो अब हम इसके जो है सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन में हमने देखा, तो ये उसी तरीके से ही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर ECO फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2001। इसमें कंटिन्यूड ऑपरेशंस आपको पहले एक मेन हेडिंग नज़र आ रहा है, उसमें रेवेन्यूज़, ये अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा कि कंटिन्यूड ऑपरेशंस के रेवेन्यूज़ वही होने चाहिए जो कि ये इस वक्त कर्सर जो है मेरा आ रहा है इस वक्त 2400 के ऊपर। ये आप देख रहे हैं कि सेल्स रेवेन्यू ऑफ द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुड बी 2400। तो ये कर्सर दोबारा से ये देख रहे हैं आप कि इट शुड बी 2400। सो इन द सेम वे तमाम चीज़ें आपने जो है कंटिन्यूड ऑपरेशन वाली ले लेनी है। तो इसके अंदर याद रहे कि आपने रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को भी इंक्लूड करना है। तो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाले पोर्शन के अंदर ही शामिल करना है। तो नाउ वी कम टू दिस इज profit from operations and other items. Restructuring cost has been deducted and we get 670. Next is out of other items, one was restructuring cost, the other one is finance cost, and now we get to profit before tax. There is income tax related to the continuing operations, and finally we get the profit for the period from continuing operation, that is the value of 400. Now this is a pure example, and now second heading is discontinued operation. This is on all is going on the face of the statement of profit or loss. दूसरा हेडिंग ये उसके आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फेस के ऊपर ही ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है जो कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के हेडिंग के साथ है। तो उसका आपने फाइनल फिगर जो है वो लिखा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस 50। आपने सिर्फ 50 का फिगर एक वैल्यू ली है, ना कि आपने इसकी टोटल कैलकुलेशंस यहीं पे कर दी है। यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ एक फाइनल फिगर लिया है। तो मकसद इसका क्या हो सकता है कि इट इज़ अ बेटर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। इसमें यह है कि ज़रा कंडेंस्ड करके अच्छा करके शो हो जाता है। बहरहाल डिस्क्लोजर असल चीज़ जो है वो बहुत अहम है, डिस्क्लोजर होना चाहिए। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि दो नोट्स हैं जिसको हम इधर नोट्स टू द अकाउंट्स में डील करेंगे। पहला नोट तरतीब से हम दोनों नोट्स को देख लेते हैं। तो पहला नोट रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हैव बीन treated as a material item due to their nature। ये रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो है इनको कहा कि ये बहुत मटेरियल नेचर की आइटम है, दैट इज अनयूजुअल आइटम नॉट एक्सपेक्टेड टू अकर ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी कर दी इन्होंने। दिस मीन्स दे विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रेदर देन बी पार्ट ऑफ एनी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी बजाय इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाए, इसको एक अलहदा से आइटम बना के शो किया गया है क्योंकि ये एक मेजर आइटम है। दे आर नॉट अ रेगुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, ये हो गया पहला नोट। अब हम आते हैं दूसरे नोट की तरफ, विच इज़ रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इसके मुतालिक नोट नंबर 2। So if you go back to the trial balance, condensed trial balance, the revenues related to the division B has been taken, operating expenses have been taken, and all that stuff that was given related to discontinued operation
VNB, we have done all the calculations. Very simple calculations are there, and we get the final figure, that is profit for the period from discontinued operations 50. So that's all about the first illustration. So like in addition to the notes which have been discussed previously, there could be other information available from the organization in the notes to the financial statements. For example, ECHO, for which we are discussing this illustration, writes, during the year ended 31st March 2001, ECHO closed down VNB, for which the results are separately disclosed. As a result of the discontinued operation, losses on the disposal of assets were incurred worth $50,000. तो इसने ECHO ने बहुत वाज़े तौर पे अपने नोट्स टू द अकाउंट्स में अपने रीडर्स को ये बता दिया कि हमने VNB को क्लोज कर दिया है, और उसको क्लोज करने के नतीजे में हमें जो है $50,000 का लॉस हुआ है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। जारी बात है कि जब उसमें चलती हुई मशीनरी को क्लोज किया, उसको सेल आउट किया, व्हाट्सएवर जो भी एसेट्स को सेल आउट करना पड़ा, उस पर लॉस तो होता ही है। उतनी ही वैल्यू, उतनी प्राइस मार्केट से नहीं मिल पाती। मजीद कंपनी लिखती है, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द discontinuance of VNB, restructuring costs were incurred of $80,000 in order to rationalize the remaining divisions. तो बकाया की जो डिवीजन्स हैं उनको रैशनलाइज करने के लिए बहुत अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया। $80,000 की कॉस्ट जो है मजीद इंकर हुई। रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। तो अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। इलस्ट्रेशंस हमने पहले देख ली, अब हम आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि नाम यहाँ पे रखा जाएगा उसका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक तरह से आपकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है कि आपने जो पहले इलस्ट्रेशंस में या थ्योरेटिकली जो चीज़ों को सीखा है, उनको आप अंडरस्टैंड किया है, उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो ये अब आपकी बारी है इसको सॉल्व करें। तो लेट्स सी। Saint Valentine produces cards and sells roses. However, halfway through the year ended 31st March 2020x1, the rose business was closed and the assets sold off. तो इसमें क्या चीज़ है कि सेंट वैलेंटाइंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपेरेंटली आपको कुछ डिवीजन्स नज़र आ रही हैं, उसमें से जो रोज बिजनेस है, रोज का जो डिवीजन है उसको क्लोज कर दिया गया। एंड द एसेट्स सोल्ड ऑफ, इंकरिंग लॉसेस ऑफ ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑफ $76,000 and redundancy cost of $37,000. So redundancy cost is one of the item from the restructuring cost, costing $37,000. The directors reorganized the continuing business at a cost of $98,000. So यही जो पिछली इलस्ट्रेशन में जो हमारी बात चल रही थी कि जो रैशनलाइज करने के लिए बकाया मौजूद बिजनेस को, तो ये भी 98,000 जो है वो आ गया। तो अब हम आते हैं इसकी दूसरी वैल्यूज़ की तरफ। ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर समराइज्ड एज फॉलोज फॉर द ईयर। ये ओवरऑल आपके रिजल्ट्स आ गए। रेवेन्यूज़ हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, और जैसे कि शुरू में बात की मैंने कि कंपनी की दो डिवीजन्स हैं अपेरेंटली, यस, वन इज़ कार्ड्स डिवीजन एंड द अदर वन इज़ रोजेस डिवीजन। तमाम वैल्यूज़ बहुत वाजे करके दिखा दी गई हैं। फाइनेंस कॉस्ट, अच्छा ओके। अदर ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन ऑल रिलेटिंग टू कंटिन्यूइंग एक्टिविटीज़ इज एज फॉलोज। ऊपर में जो था वो दोनों डिवीजन्स को सेपरेटली शो किया गया था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पीछे बच गया है कंटिन्यूइंग बिजनेस, सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो रिक्वायरमेंट उसी तरह से ही है। यू हैव टू ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20x1 complying with IAS 1 revised presentation of financial statements and IFRS 5। सो वही रिक्वायरमेंट है, और उसी तरीके से आपने इसको शो करना है कि आपने इस स्टैंडर्ड को कैसे समझा और उसकी किस तरीके से आप उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से आपने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है। सबसे पहले कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाला सेक्शन है, जिसमें रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल अबाउट, और
रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट या रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक मिनट वैल्यूज़ जो हैं मौजूद हैं 98,000 की। तो इसमें आपके सामने आ गया कि it is written the directors reorganize the continuing business at a cost of $98,000। तो ये मैं वापस आता हूँ अब सोल्यूशन की तरफ। तो रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट या रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आपके सामने 98,000 पे नज़र आ रही है। बाकी चीज़ें उसी तरीके से जैसे हमने अभी इलस्ट्रेशन में किया, तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, कोई ऐसी खास डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ जिसको मैंने वाज़े तौर पे आपके साथ शेयर किया कि रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट या रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट की वैल्यू जो कि कंटिन्यूइंग बिजनेस से रिलेटेड है वो 98 वो सेपरेटली आपको गिवन है। उसके बाद सिंगल वैल्यू जो है लॉस यहाँ पे आ रहा है। सो लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस 143, इसकी डिटेल्स जो है नोट में नजर आएगी। तो 4 जो है कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट है और लॉस जो है 143 जो है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का है। तो इसमें एज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, सो एनालाइज करें, ज़रा गौर से देखें। तो ये फैसला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर इसने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया। तो कंटिन्यूड ऑपरेशंस आप देख रहे हैं कि वो वाकई जो है वो प्रॉफिट में जा रही है। मान लिया कि बहुत थोड़ा है लेकिन फिर भी प्रॉफिट में जा रही है। और ये वाला लॉस, ये इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये लॉस में हमें जो है वो वक्तन फ़ौक्तन बढ़ता चला जा रहा है, तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर दें तो अच्छा है। एक मरतबा डिसकंटिन्यू कर लेंगे उसके बाद फिर जो है वो फ्यूचर में अपने कंटिन्यूइंग बिजनेस के साथ हम प्रॉफिट को कमाते रहेंगे। अब इसकी डिटेल्स की तरफ आते हैं, नोट्स की तरफ आते हैं। नोट्स के अंदर वो डिटेल्स हैं, वैल्यूज़ मैं आपके साथ प्रॉब्लम की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के अंदर शेयर कर चुका हूँ। वो तमाम वैल्यूज़ आपने ले ली। सबसे पहले हम पहुँच गए लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस तक, विच इज़ 30। देयर आर 2 other items which is loss on disposal and redundancy cost। तो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड रिडंडेंसी कॉस्ट है 37 और लॉस ऑन डिस्पोजल 76। तो ये लॉस 143 का आ गया जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में जो है 143 पुट किया हुआ था। ये आप देख सकते हैं जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको इख्तिताम करते हैं। तो बात को थोड़ा सा जो है वो हम रिवाइज कर लें कि हमने क्या आज के लेक्चर में देखा। हमने आज के लेक्चर में जो है कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट किया कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है। एक हमने उसका जो है वो प्रेजेंटेशन चार्ट देखा है, हाउ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद हमने एक इलस्ट्रेशन की, उसमें डिवीजन डिसकंटिन्यूड डिवीजन का जिक्र आया और उसके बाद फिर हमने उसमें जो है प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को 2 क्वेश्चंस के अंदर देखा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह।